में हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है दैट इज जियोसेंट्रिक एंड हीलियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल एंड हीलियोसेंट्रिक मॉडल, ये दो मॉडल्स हमारे पास आते हैं। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। जियोसेंट्रिक मॉडल जो प्रपोज किया जाता था पहले, अगर हम हमारे वेद या शास्त्र पढ़ें तो अभी भी अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेनेशन आती है कि कैसे ये सारे के सारे जो सेलेस्टियल प्लैनेट्स हैं, ये सेलेस्टियल जो आपको जो प्लेट है हमारी अर्थ की पूरी और कैसे ऊपर के 7 लोग हैं और नीचे के 7 लोग हैं, अतल वितल सूतल पताल, और ऊपर ब्रह्मलोक तक जो है, और फिर ऊपर आगे विरजा नदी है, और फिर वैकुंठ तक की पूरी एक्सप्लेनेशन मिलती है हमें। तो उसमें क्या बोला जाता है, उसमें एक अज्यूम किया जाता है कि अर्थ जो है वो सेंटर पे है। अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। लेट्स से दिस इज़ द अर्थ, ये अर्थ है, और इसके चारों तरफ जो बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और फिर मरकरी जो है वो भी रिवॉल्व कर रहा है, अपनी एक्सिस पे भी कर रहा है, और अर्थ के चारों तरफ भी कर रहा है। वीनस है, ऐसे सारे के सारे प्लैनेट्स या जितने भी जो स्टार्स हैं, फिक्स्ड स्टार्स जो हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। तो ये अज्यूम किया जाता था इन जियोसेंट्रिक मॉडल की अर्थ जो है वो सेंटर है इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का। लेकिन ये गलत प्रूव कर दिया गया धीरे धीरे, जैसे जैसे रिसर्चेज हुई। जो कोपरनिकस था उसने डिस्कार्ड कर दी है थ्योरी कि अर्थ जो है वो स्टेशनरी है। दिस आइडिया वाज डिस्कार्डेड बाय कोपरनिकस एंड ही प्रपोज्ड, उसने क्या प्रपोज किया, उसने प्रपोज किया कि जो सन है दैट इज़ द सेंटर ऑफ द इंटायर सोलर सिस्टम, एंड उसके चारों तरफ जो है डिफरेंट प्लैनेट जो हैं वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपका मरकरी है, आपका वीनस है, देन यू हैव मार्स है, आपका मरकरी, वीनस, मार्स, और फिर आगे आपका हमारा अपना प्लैनेट है अर्थ है, और उसके बाद फिर बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे पीछे आते हैं। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है कि अर्थ सेंटर पे है या सन सेंटर पे है। अभी भी इस पे रिसर्च जो है वो चलती जा रही है, और अभी कोई ख़ास कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है। कई साइंटिस्ट कहते हैं अर्थ सेंटर पे है, कई साइंटिस्ट कहते हैं कि सन सेंटर पे है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी साइंटिस्ट जो है वो यही बिलीव करते हैं कि जो सन है वो सेंटर पे है। इसके बाद जो है हमारे आते हैं केपलर के लॉज, केपलर्स लॉज। तो केपलर के लॉज में क्या था, केपलर जो साइंटिस्ट था टाइको ब्राहे जो था, उसने पूरी रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद अपने जब वो मर गया वो टाइको ब्राहे, तो उसने अपनी सारी की सारी रिसर्च जो थी वो अपने एक शिष्य था उसका जिसका नाम था जॉन केपलर, उसको दे दी। और केपलर ने उसको यूज़ करके कुछ लॉज फॉर्म किए, जिनमें पहला लॉ था आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर के लॉज में पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अब बच्चों लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये कहता है कि ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक एलिप्टिकल पाथ है, ओके, और सन जो है यहाँ कहीं है हमारे पास। ये केपलर का पहला लॉ है, सन इज़ एट द वन ऑफ द फोकाई। मतलब अगर आप इस एक्सिस को यहाँ पर ऐसे जोड़ते हैं और यहाँ पर एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं, एक एक्सिस यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो ये और ये 2 फोकाई बनते हैं यहाँ पर। तो सन एक फोकाई के ऊपर है, सन इज़ एट वन ऑफ द फोकाई, और दूसरी जगह पे आपकी जो अर्थ है या कोई भी जो प्लेनेट है वो ऐसे इसके चारों तरफ जो है वो घूमते हैं, रोटेट करते हैं, इसके चारों तरफ घूमते हुए नज़र आते हैं। प्लेनेट जो है वो इसके चारों तरफ ऐसे इलिप्टिकल एक्सिस में रोटेट करते नज़र आते हैं। तो ये पहला लॉ था, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो इसमें क्या है, अगर हम इसको यहाँ पे मार्क करते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे इसको रीड्रॉ करते हैं डायग्राम को। ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है हमारे पास, हम यहाँ पर 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक माइनर एक्सिस एक मेजर एक्सिस। ये वाली जो एक्सिस है इसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, और इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। इस पॉइंट को हम O मान लेंगे, विल कॉल दिस पॉइंट एज O, और यहाँ पर एक पॉइंट पे हम लोग सन रखेंगे, दिस इज लेट्स से दिस इज सन। इस पॉइंट को हम S बोल देते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम A मार्क कर लेते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसे B मार्क कर लेते हैं। लेट्स से कि जो सेमी मेजर जो एक्सिस है, सेमी मेजर मतलब जो मेजर एक्सिस है उसका हाफ, यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है ये मेजर एक्सिस है, इसका अगर हाफ कर दिया जाए
तो दैट विल बी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे, और इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ ए, और ये वाला जो दूरी है यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक सेमी माइनर एक्सिस, इसे हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे बी। तो अभी लेट से हमारा जो प्लैनेट है यहाँ से बी से चल के यहाँ पहुँच गया, कहीं पर भी पहुँच जाता है, लेट से ये जो हमारी दूरी है दैट इज़ रेडियस आर, जो वेरी करता है, हमेशा चेंज होता रहता है। सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे पहुँचेगा तो दूरी कम हो जाएगी, यहाँ पहुँचेगा दूरी और कम हो जाएगी, फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ पर आके मैक्सिमम हो जाएगी फिर से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है कि ये जो सन है बिल्कुल सेंटर पर नहीं है, थोड़ा हट के है, तो इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल आएगी, हम लोग लिखेंगे इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू, eccentricity is equal to its ratio of distance SO and AO। SO को और AO को आप डिवाइड कर देंगे तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी कि कितनी इसेंट्रिसिटी है यहाँ पर। तो इसेंट्रिसिटी आएगी मेरी SO ओवर OA। अब यहाँ पर जो SO है हमारा, ये वाली जो दूरी है दिस वन, ये हमें पता करनी है कितनी है। तो हम लिखेंगे कि E को अगर हम OA से मल्टीप्लाई कर दें, OA मल्टीप्लाई E कर दें तो दैट विल बी OS। और हमें पता है कि अगर OB की जो डिस्टेंस है वो हमने A लिखी है, तो यहाँ पर भी OA की जो डिस्टेंस आएगी दैट विल आल्सो बी A, स्मॉल a। तो हम यहाँ लिखेंगे A इंटू E दैट इज़ OS। तो हमारे पास जो OS जो है दैट इज़ EA, इसेंट्रिसिटी इनटू डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, जो आपकी सेमी मेजर एक्सिस है उसके जितना आ जाएगा, मतलब ये जो दूरी हमारी आएगी दैट विल बी EA। बस इसमें आपको याद रखना कि इसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, OS को OA से डिवाइड करके, मतलब ये वाली जो दूरी है इसको इंटायर OA से डिवाइड करना है आपने। तो ये जो डिस्टेंस है आपका द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट, जो क्लोजेस्ट अप्रोच है प्लैनेट का, जो आपका जो पॉइंट है, जो प्लैनेट जो है सन बिल्कुल पास आ जाएगा, ये वाली जो दूरी है आपकी A से लेके S तक, AS, दिस इज़ दी क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लैनेट। और इस दूरी को हम लोग बोलते हैं दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पेरिलियन, PERIHELION, पेरिहेलियन। और प्लैनेट जो है वो सबसे ज़्यादा दूर कब है, यहाँ मार्क कर रहा हूँ ब्लू कलर में, सबसे ज़्यादा दूर है ये वाली दूरी, S से लेके B तक की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा दूरी है, या BS इसको बोल सकते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एफिलियन, दैट इज़ कॉल्ड एफिलियन, APHELION, एफिलियन। अब हम ये देखेंगे कि जो प्लैनेट जो है जब वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से प्लैनेट जो है आपका यहाँ पे है, और यहाँ से चलने के बाद वो आपका जो प्लैनेट है वो यहाँ से इधर चलता हुआ घूमता हुआ यहाँ से चल के अगर वापस यहाँ पे आएगा, तो ये S से लेकर के B तक की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा दूरी है, इसको हम लोग बोलेंगे एफिलियन, दिस विल बी नोन एज एफिलियन। और जब वो प्लैनेट चल के B से चल के A पर पहुँचेगा तो A और S के बीच की जो दूरी है उसे हम बोलेंगे पेरिहेलियन। अब हम इसे इसेंट्रिसिटी की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए जो हमारा जो पेरिहेलियन है वो किसकी इक्वल है, पेरिहेलियन हमारा है AS की इक्वल, A इंटू S। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वी कैन राइट, यहाँ पर लिख लेते हैं, वी कैन राइट पेरिहेलियन इज इक्वल टू OS, पेरिहेलियन OS की इक्वल है, सॉरी OS नहीं AS की इक्वल है। AS किसकी इक्वल आएगा, AS विल बी, ये हमारा आ जाएगा AO में से अगर OS माइनस कर दिया जाए तो दैट विल बी योर पेरिहेलियन। AO की दूरी कितनी है हमारे पास, A है, और OS की दूरी कितनी है, EA है। तो हमारे पास AS जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, A कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस E। तो AS की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाती है A इंटू 1 माइनस E, दैट इज़ पेरिहेलियन। अगर हमने एफिलियन निकालना है, एफिलियन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफिलियन हमें पता है क्या है, BS, ये यहाँ से B से लेकर के AS तक की जो दूरी है BS, ये किसकी इक्वल आएगी, ये वाली दूरी, ये जो OB है प्लस OS, OB में अगर OS प्लस कर देंगे तो हम लिखेंगे एफिलियन जो है हमारा BS की इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू BS, और ये किसकी इक्वल आएगा, OB प्लस OS। अब जो आपका OB है वो A है और OS जो है वो EA है, तो इसमें A कॉमन आ जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस E। तो हमारे पास पेरिहेलियन और हेलियन की जो है हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। तो
हम लिख सकते हैं पेरीहिलियन किसकी इक्वल है, ए इंटू वन माइनस ई एंड एहिलियन दैट इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस ई। सो यहाँ पर पहला लॉ जो था यही बताता है हमें कि जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं अराउंड दी सन। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और उनका जो मैक्सिमम जो दूरी है वो कितनी होती है हमारी, वन इंटू ए इंटू वन प्लस ई एंड मिनिमम दूरी जो है दैट इज़ पेरीहिलियन ए इंटू वन माइनस ई। क्लोजेस्ट एंड जो है फार्दर जो डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से। सेकेंड हमारे पास जो लॉ आता है केपलर का दैट इज़ लॉ ऑफ एरियाज़। लॉज ऑफ एरिया ये कहता है कि कोई भी जो प्लेनेट होता है वो सन के अराउंड इक्वल एरिया ट्रेस करता है इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मींस ये हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहाँ पर हमारे पास सन है, लेट्स से दिस इज़ आवर सन हेयर, ओके। और यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास प्लेनेट अर्थ है हमारा, दिस इज़ प्लेनेट अर्थ। और मान लीजिए हम प्लेनेट अर्थ को कुछ टाइम टी देते हैं और मान लीजिए प्लेनेट अर्थ चल के यहाँ पर आ जाता है, थोड़े टाइम बाद प्लेनेट जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर हम ये वाला ये इस एक्सिस को और इस एक्सिस को अगर जोड़ें और ये वाला एरिया कैलकुलेट करें, फिर कैलकुलेट दिस एरिया, ये वाला जो एरिया है ये एग्जैक्टली इक्वल होएगा जब हम प्लेनेट को यहाँ से, मान लीजिए अर्थ यहाँ पर है, ओके। अब आप फिर से उसको टी टाइम दीजिए तो आपको यहाँ पे इस जगह को देख के, इधर वाली जगह को देख के यही लग रहा होगा कि अगर प्लेनेट यहाँ पर थोड़ा सा मूव किया, इतना मूव किया है तो यहाँ पर भी इतना ही मूव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इट विल नॉट बी द केस। इस साइड पे आगे प्लेनेट की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, इस साइड पे प्लेनेट की जो स्पीड है दैट विल बिकम मोर, मीन्स प्लेनेट जो है वो ज़्यादा दूर आ जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ कहीं पहुँच जाएगा। अब वो कितना आगे आएगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि जितनी उसकी एरियल वेलोसिटी, क्योंकि कोई भी जो प्लेनेट होता है वो इक्वल एरिया ट्रेस करता है अराउंड द सन। अब जितना ये एरिया होगा उतना ही ये वाला एरिया भी होगा, दिस एरिया विल आल्सो बी इक्वल टू द दैट एरिया। इसका मतलब प्लेनेट की जो एरियल वेलोसिटी होती है वो जो है कांस्टेंट रहती है। क्लियर चिल्ड्रन? मतलब हमारा जो प्लेनेट है जितना एरिया इस जगह पे उसने टी टाइम में ट्रैवल किया है उतना ही टी टाइम में इधर भी वो एरिया ट्रेस करने वाला है। तो इसका क्या मतलब है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट, डी ए बाई डी टी इज कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट, दैट इज केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ एरियाज। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन द लाइन जॉइनिंग द सन and a planet sweeps out equal areas in equal intervals of time, equal interval of time में equal area trace करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड वन दैट इज़ लॉ ऑफ पीरियड्स। तीसरा लॉ जो केपलर ने प्रपोज किया था दैट इज़ लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है? लॉ ऑफ पीरियड्स कहता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम फॉर अ प्लैनेट, कि कोई भी जो अगर हमारे पास जो प्लैनेट है उसके अगर कितना टाइम उसे लगता है सन के चक्कर काटने में, अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उस प्लैनेट के जो दूरी है सन से, जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी, उस रेडियस के क्यूब के। मीन्स अगर हम इसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर अ प्लैनेट, स्क्वायर of the time for a planet to complete one revolution around the sun is directly proportional to cube of semi major axis of the elliptical orbit। जो भी हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है,
ये मेजर एक्सिस है। अगर यहाँ पर सन है इस जगह पे तो ये हमारा मिड कर देंगे, सो दैट विल बी दी सेमी मेजर एक्सिस। रेडियस आर इस डिस्टेंस के क्यूब के ऊपर डिपेंड करेगा। आर यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कि टाइम का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ टाइम इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन आर क्यूब। इट मीन्स टी स्क्वायर डिवाइडेड विद आर क्यूब इज़ कांस्टेंट। मतलब किसी भी प्लेनेट के लिए टाइम का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस का क्यूब जो है वो कांस्टेंट होता है। सो ये क्लियर है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक क्वेश्चन से समझेंगे। लेट्स से क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डेज in a year if the distance between the sun were half of its present value। मतलब हमारा अगर रेडियस, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन है और ये मान लीजिए अर्थ है, तो अभी अर्थ को पूरा गोल घूम के आने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन का टाइम लगता है, 365.25 डेज लगते हैं। तो अगर हमारा ये जो दूरी है ये हाफ़ कर दी जाए, ऐसा हो जाए, तो फिर कितना टाइम लगेगा? फिर तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि टाइम का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब के। यहाँ रेडियस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, तो ऑब्वियसली टाइम भी कम हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि टाइम का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब के। इसका मतलब T1 का जो स्क्वायर है वो भी डिपेंड करेगा R1 के क्यूब के। T2 का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा R2 के क्यूब के। अगर इन दोनों को रेशो निकाली है तो क्या आएगा? T1 का स्क्वायर डिवाइड बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब डिवाइड बाई R2 का क्यूब। प्रपोर्शनल हट जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे लिखें, T1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लिख दें यहाँ पे R1 क्यूब, और फिर T2 का स्क्वायर एक फिर कांस्टेंट लिख दें, प्रोपोर्शनल को हटा के R2 का क्यूब, तो कांस्टेंट कांस्टेंट कटने ही वाले हैं और ये रेशो में आने वाले हैं। T1 का स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब ओवर R2 क्यूब। अब हमें T1 और T2 किसकी इक्वल आ जाएगा? R1 ओवर R2 जो है उसका क्यूब तो है ही है, ये 2 जो स्क्वायर है इसका, ये राइट पे जाके रूट होने वाला है, 3/2 बन जाएगा। तो अगर हमें T2 की वैल्यू निकालनी है, पहले हम इसको उल्टा कर देंगे। T2 इज इक्वल टू डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 की पावर 3/2। तो हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाती है T1 इंटू R2 ओवर R1 की पावर 3/2। मतलब अब नया टाइम पीरियड मेरा जो क्या होगा वो डिपेंड करेगा मेरा पहले टाइम पीरियड कितना था सन के चारों तरफ घूमने का। तो अभी यहाँ पर साफ साफ क्लियर है कि पहले लेट से हम ईयर्स में निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैं टाइम को यहाँ पे ईयर्स में लिख देता हूँ कि पहले 1 साल लगता था, ठीक है, और जो भी रेडियस, अब जो नया रेडियस है वो पुराने रेडियस का हाफ है। मतलब R2 जो है वो R1 डिवाइड बाई 2 है, नीचे R1 ही आ जाएगा, उसकी पावर 3/2 आ जाएगी। R1 से R1 कट जाएगा और T2 जो है वो आ जाएगा 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3/2। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट कि वी विल गेट 1 ओवर √8। मतलब 2 का जो क्यूब है वो बन जाएगा 2 to the 4 to the 8 और उसका रूट आ जाएगा। जब हम √8 को सॉल्व करेंगे तो विल गेट 1 डिवाइड बाई 2.83 ईयर्स। अगर हमें डेज़ में कैलकुलेट करना है तो T2 किसकी इक्वल आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 283 मल्टीप्लाई 365 डेज़। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 129 डेज़। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब के। कि अगर कोई प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो सन से दूर है तो उसे उतना ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए। अगर कोई पास में है तो वो जल्दी रिवॉल्व कर लेगा, अगर कोई उससे दूर है तो उसको और ज़्यादा उतना टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है और उसे पूरा घूम के आने में भी टाइम लगने वाला है। तो ये हमारे हो जाते हैं केपलर के लॉज। केपलर के लॉज के बाद हमारे पास बचता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने प्रपोज किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंटायरली जब आइंस्टाइन ने प्रपोज किया अपना थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन को उसने एक्सप्लेन किया तो इंटायरली डिफरेंट वे से किया, क्योंकि आइंस्टाइन की जो परसेप्शन थी, जो समझने का तरीका, दैट वाज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द न्यूटन।
सो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है m1, दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1, दिस इज़ द सेकंड ऑब्जेक्ट, लेट्स से हैविंग मास m2, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज m1 and mass of object 2 is m2 and distance between the two is radius r। मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आने वाली है? व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स? दैट विल बी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि कोई भी दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्शन जो होते हैं, कोई भी दो पार्टिकल्स इस ब्रह्मांड में, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो सन है, चाहे वो स्टार्स हैं, चाहे वो एक रेत का कणी क्यों नहीं है, चाहे वो एक पंखा है, चाहे कोई भी चीज़ है आपके रूम में, एनीथिंग अराउंड यू, आप और आपका पेन, आप और आपका टैबलेट, कुछ भी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जरूर रहेगी। और फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन इनके बीच में वो किस पे डिपेंड करेगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली डिपेंड करेगी प्रोडक्ट ऑफ द मास के ऊपर, कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्ट मास कितना है उसकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी, m1 और m2 पे डिपेंड करेगी। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनवर्सली डिपेंड करेगी डिस्टेंस का स्क्वायर के, जो भी डिस्टेंस है m1 और m2 के बीच में उसके उल्टा डिपेंड करेगी, 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। मतलब अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो जाएगी, अगर आप दूरी कम करेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर इसको कंबाइन करते हैं तो यूल गेट F प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। और जब यहाँ पर आप कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखना है, दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G। तो आपकी क्वेश्चन बन जाती है F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इसका फार्मूला क्या आता है? किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आएगी उसका फार्मूला है हमारे पास G m1 m2/r²। यहाँ पर m1 ऑब्जेक्ट 1 का मास है, m2 ऑब्जेक्ट 2 का मास है, और r जो है वो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और F जो है यहाँ पर वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है कितनी जो लग रही होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होती, सेम रहती है पूरे ब्रह्मांड में। G इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसके यूनिट्स कैसे लिखेंगे हम लोग? अगर G के निकालना है तो F उधर R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, F_r² बन जाएगा, m1 m2 जाके डिवाइड हो जाएंगे, और आपके पास G के यूनिट्स क्या आएंगे? फोर्स की जगह आपके पास आ जाएगा न्यूटन, डिस्टेंस की जगह मीटर आ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, m1 की जगह kg आ जाएगा, m2 की जगह भी kg आ जाएगा, एंड यू विल गेट कि कैपिटल G के यूनिट्स हैं वो आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। दैट विल बी द यूनिट्स फॉर कैपिटल G। तो अब यहाँ पर यह है कि ये जो लॉ है, दिस लॉ जो है ये हर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी साइज़, किसी भी शेप, किसी भी मास के ऊपर डिपेंड करता है, और पूरे के पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है कि आप किसी भी जगह के ऊपर इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो, हर जगह पे ये लॉ लागू होता है, इसलिए इसका नाम जो है दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें अर्थ के बीच में या किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उसे हम नाम बोलते हैं ग्रेविटी, दैट वी कॉल ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। तो ग्रेविटी इज बेसिकली स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी इज बेसिकली स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स बिकॉज अर्थ से रिलेटेड है। तो यहाँ किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेनेट की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग ग्रेविटी शब्द का यूज़ करते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ समझनी है आपको, वो ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स किस मीडियम में पड़े हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, चाहे ये पानी में पड़े हैं, चाहे हवा में पड़े हैं, चाहे दूध में पड़े हैं, किसी भी मीडियम में पड़े हों, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग द टू मासेस। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इंडिपेंडेंट होती है किन्हीं दो मीडियम्स, जो भी दो मीडियम है किन्हीं दो मासेस के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ पर कैपिटल G के यूनिट्स हम लोग लिख चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अगर हम इसे न्यूटन्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? राइटिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म।
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में हम किसे लिखेंगे, मान लीजिए हमारे पास लेट्स से वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 और एक और ऑब्जेक्ट है m2, और ये दोनों एक दूसरे को बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद ए फोर्स। मान लीजिए कि जो m2 ऑब्जेक्ट है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और उसकी जो फोर्स है वो m2 की तरफ लग रही है और उसका नाम है F12। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, इसलिए हमने जो है उसके ऊपर एरो जो है मार्क किया है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर के साथ, दैट इज़ R12 की जो फोर्स है 1 से 2 की तरफ लग रही है, पहले ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ लग रही है, और जो पहला ऑब्जेक्ट है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी, वो इस साइड पर रहेगी, लेफ़्ट साइड पे, और उसका नाम है F21। ये फोर्स 1 ऑब्जेक्ट जो अप्लाई कर रहा है वो वाला, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे है, तो हम इसको लिखेंगे R21। ये जो ऊपर कैप डाला है इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है तो हम लिख सकते हैं द मास m2 इज़ अट्रैक्टेड बाय मास m1। जो m2 मास है वो m1 द्वारा अट्रैक्ट किया गया है। द मास m2 is attracted by mass m1। m2 जो मास है उसे m1 जो है अपनी तरफ खींच रहा है और उसे उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है विद ए ग्रेविटेशनल फोर्स। कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स लगा रहा है F21, जिसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो F21 है यहाँ पर किसकी इक्वल आएगी, F21 विल बी इक्वल टू G(m1)(m2) अपॉन r²। ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब उसकी डायरेक्शन भी लिखनी है, और डायरेक्शन कौन बता रहा है, R21 यहाँ पर, कि इस साइड से उधर की तरफ लग रही है, m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ लग रही है। ये देखिए R21 यहाँ मैंने लिखा है, तो वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम F12 की फोर्स निकालें, फिर कैलकुलेट की जो वन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है, जो ऑब्जेक्ट 2 जो है 1 के ऊपर लगा रहा है, वो कितनी आएगी। F12 जो है बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर मास अट्रैक्टेड बाय मास m1 है, यहाँ पर आ जाएगा अट्रैक्टेड बाय मास m2। और कौन अट्रैक्ट हो रहा है, m1 अट्रैक्ट हो रहा है m2 से, तो वो फोर्स जो है उसे हम लिखते हैं F12। वो किसकी इक्वल आएगी, F12 विल बी इक्वल टू G(m1)(m2)/r²। फिर वैसे की वैसे फोर्स तो वही रहेगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे R12 के साथ, तो हम लिख देंगे R12 कैप। तो जैसा कि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो R12 और R21 है, R12 इधर की तरफ लग रही है, R21 इधर की तरफ लग रही है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इक्वल है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसलिए इक्वल तो होंगे ही, लेकिन ऑपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं नाउ वी नो दैट R12 जो कैप है दैट इज़ इक्वल बट ऑपोजिट टू R21, इक्वल है और ऑपोजिट है R21 के। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, मान लीजिए ये वाली जो इक्वेशन, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये जो F21 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F21 को हम लोग लिख सकते हैं G(m1)(m2)/r², और R21 जो है, ये वाला जो R21 है, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं -R12। यहाँ जैसे भी आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। R21 की जगह हम -R12 लिख दें, -R12 कैप। तो F21 जो है वो बन जाएगी, दैट विल बी -G(m1)(m2)/r², R12 कैप आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें पता है कि ये जो G(m1)(m2)/r² इंटू R12 कैप है, ये इसको हम कैसे लिखते हैं, F12 लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि F21 फोर्स जो है दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस यहाँ पर लग रही हैं। तो दिस इज़ बेसिकली, यहाँ पर ये भी प्रूव होता है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो एप्लीकेबल है ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल ऑन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ग्रेविटेशन फोर्स जो है इक्वल है बट ऑपोजिट है डायरेक्शन में। आई थिंक दिस मच इज़ इनफ। हैव अ नाइस डे, गुड डे।